Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए ये आज तीसरा क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी तक हमने देखा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, ठीक है, ये सब देखा था। उसके बाद रिजिडनेस देखा था, स्ट्रेंथ देखा था, पार्टिकल किस तरह से मिलता है। कभी कभी ये अधिकांश एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कोई एक टर्म उठा के एक क्वेश्चन बनाया था या गिव द रीजन आ जाएगा, किसी तरह के क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें हमने सोचा कि चलो एक बार ये क्लास ले लेते हैं। तो इसमें डिफरेंसेस हैं, एनसीईआरटी में तो बहुत डीपली दिया हुआ है, अदर बुक में भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस पर मैंने सोचा एक कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों तीनों कंडीशंस जो स्टेट का सॉलिड के जो होते हैं, मेटल के तीन ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसीलिए मैंने ये कंपैरेटिव स्टडी किया है ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं। ये चीज समझने से पहले इनकी स्ट्रक्चर को दोबारा से एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इनके बाइंड होते हैं। तो सॉलिड का क्या होता है ये देखिए, सटे सटे होते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सटे सटे होते हैं, ठीक है। फिर से देख लिया इसको हमने। लिक्विड को थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इनकी एटम का स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से हुई तो इस तरह होगी, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, किधर भी कहीं भी करेगा। तीन कंडीशन से हम लोग अवगत थे, पिछले क्लास में भी मैंने मेंशन किया है। अब रिजिडनेस क्या होता है, ठीक है। रिजिडनेस या कंप्रेसिबिलिटी आती है एक वर्ड, चलो यहाँ पे है। रिजिडनेस क्या होती है, देखिए रिजिडनेस को एज ए लैंग्वेज समझने से पहले देखते हैं रिजिडनेस क्या है। तो इनकी पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से सटी हुई है। तो जब ये शेप सटा हुआ है, इनकी एटम सटी हुई है, तो इनको हम लोग क्या है, इनकी फॉर्म क्या होगी, फिक्स होगी। अब इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, जो सॉलिड होते हैं, इसीलिए सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड जो जो स्टेट होते हैं अपनी कंडीशन को फिक्स करते हैं, ठीक है। फिक्स करके जो रखते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडनेस। सॉलिड क्या हुआ, रिजिड प्रॉपर्टी शो करता है। कभी दे देगा कि गिव द रीजंस व्हाई द सॉलिड इज अ रिजिड। तो आप देखोगे कि इसमें लिखोगे इनके एटम के बीच में गैपिंग जो है निग्लिजिबल होती है, जिस कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे को सट कर रखते हैं या एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। इसके कारण इनका शेप एंड साइजेस फिक्स होती है। इससे एक क्वेश्चन और बढ़ गया कि सॉलिड में शेप एंड साइज फिक्स होती है क्योंकि रिजिडनेस होती है। रिजिडनेस की रीजन है कि इनके एटम की एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होती है, सटे होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये अपनी फॉर्म को एक निश्चित फॉर्म देती है, फिक्स फॉर्म या शेप प्रोवाइड करती है। रिजिडनेस, अच्छा ये रिजिडनेस लिक्विड में नहीं होते हैं, गैस में नहीं होते हैं। और ये रिजिडनेस यहाँ पे एक न्यू वर्ड आता है, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड होता है FLUID, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में होता है डायग्राम, ठीक। अब क्या होता है, जब इनकी शेप, इनकी एक दूसरे के बीच में जो गैप नहीं है या इनकी गैप नहीं होने के कारण, ऐसे बोलेंगे गैप नहीं होने के कारण इनकी शेप एंड साइज फिक्स होती है। लेकिन इस जगह हम लोग क्या देखते हैं, इनके बीच में गैप है, ठीक है, लिक्विड के बीच में गैप है। इसी कारण क्या होता है, किसी भी बर्तन में या पॉट में हम लोग या वेसल्स में इसको हम रखेंगे तो उसी शेप एंड साइज की बन जाती है, क्या उस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये सॉलिड नहीं हो पाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटर स्पेस जो होती है ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण इनमें फ्लो, मूव करने की कंडीशन होती है। फ्लूइड का मतलब मूव, इनकी पार्टिकल मूव कर सकती है, जो लिक्विड में भी है। और आप देखो यहाँ गैस में भी यही फॉर्म है। गैस में भी क्या है, स्पेस काफी ज्यादा होने के कारण फ्लूट कर सकती है, मूव कर सकती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए एडजस्ट भी करते हैं। तो इस खास प्रॉपर्टी को जो लिक्विड और गैस में पाया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लूइडनेस, ठीक है। तो सॉलिड क्यों रिजिड होती है और लिक्विड और गैसेस फ्लूइड होते हैं, ये भी फ्लूइड होंगे। इनकी भी पार्टिकल के बीच में गैप क्या होती है, काफी ज्यादा होने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं।
अब आया डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए, यदि सपोज दैट यदि हम 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम सॉलिड में आयरन भी ले सकते हैं, ये आयरन है, ठीक है, आयरन है। तो 10 ग्राम यदि हम पानी के वेट को यूज करें तो इनकी क्या होगी, एरिया काफी बड़ा हो जाएगा। ये वाटर है या कोई लिक्विड से है, वाटर है कोई लिक्विड, ये गैसेस है, ठीक है। तो 10 ग्राम यदि हम आयरन लेते हैं, 10 ग्राम वाटर लेते हैं, 10 ग्राम गैस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। तो 10 ग्राम में इनकी शेप एंड साइज जुड़ने से कारण इनकी पार्टिकल क्या होगी, एक दूसरे को पास पास होगी, तो स्पेस क्या होगी, बहुत कम जगह पे, बहुत कम, इतना ही बड़ा होगा या इतना बड़ा हो जाएगा जिससे इनकी 10 ग्राम वेट आ जाएगी। लेकिन वाटर में लेंगे तो इनसे कंपेरेटिवली क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगी, इसके कंपेयर में ज्यादा होते हैं। और गैस में तो कोई नहीं होता है ना, जिगजैग मोशन होता है, जिधर स्पेस रहेगा उधर मूव कर जाएगा। तो डेंसिटी जो होता है लिक्विड का हाई होता है, लिक्विड का डेंसिटी हाई होगी, है ना, और सॉलिड का हाई होगी। इसकी कंपेयर ये इसकी लो होगी और ये वेरी लो होगी, है ना, या नेग्लिजिबल होगी, ठीक है, नेग्लिजिबल होगी ये। तो यहाँ देखिए, या नेग्लिजिबल या वेरी लो कर दो, वेरी लो कर दो, नेग्लिजिबल होती है, वेरी लो होती है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी काफी हाई होगी क्योंकि रिजिडनेस की वजह से, ठीक है, रिजिडनेस की वजह से इनकी दूरी क्या होगी, एटम के बीच में बहुत कम गैप होगी। इसकी वजह से इनकी सॉलिड में डेंसिटी बहुत ही कम ज्यादा होती है क्योंकि उसकी स्पेस कम होती है, हाँ, लिक्विड में बहुत इसके रेशियो में ज्यादा होती है, ठीक है, दूरी। तो इसी कारण क्या होगी, इनकी डेंसिटी इसके कंपेयर लो होती है, इसमें बहुत ज्यादा लो होती है। जिगजैग मोशन में होता है ना, जिगजैग मोशन मतलब जो अनडायरेक्शनल वे में मूव करेगा, है ना, यहाँ से गया पार्टिकल, इधर टच किया और यहाँ टच करने की वजह से क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये यहाँ से इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये जिगजैग में अनडायरेक्शनल वे में जो मूवमेंट होता है उसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। तो क्या जिगजैग मोशन करता है। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है, या इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होने के कारण इनके पार्टिकल सटे होते हैं, तो इसमें क्या होती है, वेरी लो, ठीक है, वेरी लो या नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल आप लिख सकते हो या वेरी लो होता है क्योंकि इनके बीच में इंटर स्पेस क्या है, कंपेयर टू वाटर है ही नहीं, ऐसे बोलेंगे। देखिए इसमें हाँ आप ले लो स्लाइटली हाई कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, और ये वेरी हाई, वेरी हाई। अब देखिए इंटरमोलिकुलर प्रोसेस में बहुत ज्यादा ना, इतना दूरी क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें इसकी रेशियो में ज्यादा है लेकिन इसकी रेशियो में कम है। यदि आपको कभी क्वेश्चन आ जाए लिक्विड और गैस के बीच में, तब आप इसमें ये लिख सकते हो कि वेरी, हाँ, इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस वेरी लो होती है क्योंकि ये गैस से कंपेयर करना, लेकिन यदि लिक्विड से सॉलिड से कंपेयर करना हो तब हम ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लो वेरी लो होता है, हाई होता है और वेरी हाई होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा एक चीज समझिए, मैंने कल एक चीज और बताया था आप लोगों को इससे पिछले वीडियोस में कि यदि इनके बीच में पार्टिकल एक दूसरे के सटे होते हैं, सटने के कारण दो चीज मैंने आपको डिफाइन किया था। एक था आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस IMF, मैंने बोला था इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF, इस नाम से मैंने इसको बोला था। और दूसरा होता है इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो गई तो आपको उसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है ही नहीं, बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या था, बहुत ही कम था, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें काफी ज्यादा, मैंने आपको ये चीज लिखा था, शायद आप लोगों को याद हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा तो पार्टिकल क्या होगी, एक दूसरे से टकराएगा और टकराने की वजह से क्या होगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो पार्टिकल सटी रहेगी तो टकराएंगे ही नहीं,
ठीक है, तो एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इन प्रोपोर्शनल टू 1 बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना, ठीक है। अब आइए, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में कंपेयर लिखना पड़े तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वेरी हाई होगा, वेरी हाई कर दो, वेरी हाई, इसमें हाई होगा और इसमें लो होगा, या वेरी लो लगा दीजिए, क्योंकि इसके बीच में क्या है, दूरी है बहुत ज्यादा है, इसमें वेरी हम लोग लगा देंगे, वेरी लो होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, दूरी होने की वजह से इसमें है ही नहीं। सेकेंड हम लोग देखते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल यदि दूर दूर है तो इनको हम लोग प्रेशर या फोर्स दे अप्लाई करके क्या करेंगे, सटा देंगे। ऐसे पार्टिकल है तो सट जाएगी। जैसे मान लिया जाए ये पार्टिकल, ये एटम्स है ना, ये इतनी दूर पे रखी हुई है, लिक्विड में है, तो लिक्विड में प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, एक दूसरे से सट जाएगी, ठीक है। गैस में है तो गैस में और ज्यादा ही सट जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, इसके एक्सेप्शन केस में स्पॉन्ज होता है ना, एक्सेप्शन केस में स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज जो होता है आपको देखोगे सॉलिड शेप साइज का होता है, दबाओगे तो दब जाएगा। तो स्पॉन्ज जो है इसका एक्सेप्शन केस, ठीक है तो सॉलिड लेकिन वो कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो सॉलिड होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लिक्विड को कर सकते हो। जैसे पानी को यदि हम टेम्परेचर लो कर दें, ठीक है, टेम्परेचर लो कर दें यानी कि उसको ठंडा कर दें तो क्या होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक तरह से कंप्रेसिव हो रहा है। और गैस का कंप्रेशन का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग एलपीजी यूज करते हैं घर में, एलपीजी गैस ये सब आती है हमारे सिलेंडर में भर के। तो वो क्या होता है, गैस जो होता है एक जगह कंटेनर में डाल के उस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्यों बोला, इसका भी रिलेशन है इसी चैप्टर में। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर से उसको हम लिक्विडिफिकेशन करते हैं ना, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जब आप सिलेंडर देखोगे ना नीचे में बॉटम में तो काफी ठंड लगेगा, क्यों, ऊपर से नहीं नीचे बॉटम में तो काफी ठंड महसूस होगा, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा दिया हुआ है और टेम्परेचर लो किया गया है ना। अब उसको आप मान लिया जाए जैसे कि भोजन जो होता है कहीं बनता है, गैस सिलेंडर खत्म होने लगती है तो क्या करते हैं, नीचे में गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि जो ठंडा प्रेशर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा खत्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद क्या होगा, गैस ऊपर की तरफ आएगी। इसलिए इसका कंप्रेसिबिलिटी जो होता है एक्सेप्शन स्पंज है, उसके बाद सारे में हाई होता है, ये भी हाई होता है। ये इसके रेशियो में, हाँ, इस कंप्रेसिबिलिटी इसमें नेग्लिजिबल हम लोग कर लेंगे ना, इसको बोलेंगे हाँ नेग्लिजिबल होता है। और ये क्या है, इसमें होता है इससे ज्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज हाई होता है और इसमें वेरी हाई होता है, इसमें वेरी हाई होता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बोला, ये नेग्लिजिबल होता है या होता ही है नहीं, इसको आप लिख लो, नेग्लिजिबल होता है और ये हाई होता है, ये वेरी हाई होता है, ठीक है। अब आते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, जब पार्टिकल के बीच में गैप होगी, ठीक है, तो गैप होगी तो क्या होगा कि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी, गैप बढ़ेगा तभी टकराओगे ना, एटम कब टकराएगी, यहाँ पे है, यहाँ पे दूरी पे है, तब नहीं कभी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। यदि ये दोनों सटा हुआ हो तो ये टकराएगी नहीं, टकराएगी। यदि ये दूर है तभी टकराती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अभी मैंने बताया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि पार्टिकल टकराती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो क्या होगा, मूव करेगी, एटम जो है वो मूव करेगी वन मीडियम टू अदर मीडियम। तो जहां टकराएगी तो वहां पे क्या होगा, वहां का मीडियम डेंस हो जाएगी, ठीक है। तो गैसेस का एक प्रॉपर्टी होता है या मीडियम का, वन मीडियम से अदर मीडियम यदि कोई मूव करता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। एक मीडियम से
अदर मीडियम में यदि कोई मूव करता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सॉलिड में डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा, पार्टिकल सटी हुई, काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो यहाँ पे ये होना ही नहीं है, इसमें लो होता है। लेकिन हाँ कुछ नैप्थैलीन ये सब तो बोली जाता है जिसमें संभव है, जिसमें होती है 2 महीने 4 महीने रखोगे। हाँ ओडिनिल आता है ना, टॉयलेट में हम लोग लगाते हैं ओडिनिल, तो वो क्या होता है उसको हम लोग टिकिया ऐसे डिब्बा में डाल के छोड़ दिया, महीने 2 महीने, गर्मी ज्यादा हो तो जल्दी से डिसअपियर हो जाएगी, है ना, स्मेल ना हो गंदगी, तो वहां पर हम लोग डाल देते हैं। तो वो देखोगे टिकिया गोली होती है, महीने में 2 महीने के अंदर वो डिसअपियर हो जाएगी। तो वहां होता है कुछ एक्सेप्शन केस इसमें भी है, लेकिन डिफ्यूजन जो सॉलिड में बहुत नेग्लिजिबल या बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं, ऐसे बोलेंगे कि वो एक छोड़ के, लेकिन लिक्विड में बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होती है, ठीक है। और इसमें डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ना, अगरबत्ती यदि आप जलाते हो, परफ्यूम डालते हो तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, उसकी स्मेल बहुत दूर तक फैलता है, क्योंकि उनकी जो एटम है वो मूव करता है वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बहुत हो जाता है डिफ्यूजन। इसमें नेग्लिजिबल होता है क्योंकि पार्टिकल सटी होती है, और इसमें और ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फर्दर जो है हम लोग इसकी जो स्टेट के बारे में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, कल मैंने कुछ और भी चीज बताया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रेंथ बताया था, काइनेटिक एनर्जी बताया था। इन सब के बीच में डिफरेंस यदि आप पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में डालोगे ना, तो मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब मैं दूसरा टॉपिक पे मेंशन करता हूँ इसको। इसमें हमने ये देखा अभी तक जो कंपेयर करके निकाला था, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना। एक्चुअली इसका कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस भी है, और हम लोग दैनिक लाइफ में डेली जो लाइफ है हमारा, उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से, या टेम्परेचर ज्यादा करें या कम करें, उसके वजह से कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। सॉलिड बहुत ज्यादा पार्टिकल सटी है, सपोज दैट ये बहुत सटी पार्टिकल्स है, और यदि हम इसको टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी इसकी स्टेट में चेंज होगी, है ना। आप देखो ना, चीनी के चाशनी देखते हो ना हलवाई सबको बनाते हुए, ठीक है, उसमें क्या देखोगे, एक पानी लिया 2 मग, इतना चीनी डाल दिया, ठीक है। पहले तो वो आपको घुलेगा नहीं, क्योंकि चीनी ज्यादा मात्रा में है, नहीं घुलेगा। फिर वो क्या करेगा, हीट बढ़ाता है, ठीक है, हीट बढ़ाता है, और वो देखोगे जो चीनी अब जो है, चीनी तो तुमको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि उस समय में तो चीनी मिल नहीं रहा था पानी में, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया वो पानी लिक्विड गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट हो गया वो ज्यादा, और जैसे ही वो ठंडा करेगा तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, पत्थर की तरह। आप उससे मार दोगे उठा के, चोट लगेगा। तो क्या होता है, टेम्परेचर लो करने से वो पत्थर में कन्वर्ट हो गया, अब फिर टेम्परेचर बढ़ा दो तो फिर क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा वो स्टेट क्यों चेंज हुई, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड में जो चेंज करते हैं उसके लिए केमिस्ट्री में एक स्पेशल वर्ड है, लिक्विडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन एक वर्ड आता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विडिफिकेशन एक वर्ड आता है, ठीक है। लिक्विडिफिकेशन होता क्या है, लिक्विडिफिकेशन 2-3 वर्ड आपको इंक्लूड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पॉइंट जिसके बाद सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो स्टेट होता है जिसमें कोई भी सॉलिड अपनी कंडीशन को दूसरे कंडीशन में चेंज करने लगता है। उस पॉइंट को, जैसे आइस है ना, बर्फ, आइस, उसको हमने बाहर निकाला, ठीक है। अब वो टेम्परेचर या वो पॉइंट जिसके बाद आइस क्या होगा, पानी में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। वो पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
अब बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉयल होने लगता है मतलब उबलने लगता है, वो पॉइंट जहां पे वो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉयल होने लगेगा, उन्हें खोलने लगेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है इसके बारे में देखिए। मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, या हम लोग केल्विन में, क्योंकि साइंस है तो साइंस में सारा चीज केल्विन में ही होता है, तो 273 पॉइंट में आता है, तो पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं, तो हम लोग इसी में लिखते हैं केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, वो पॉइंट होता है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कन्वर्ट होने लगा, या अपने जो सॉलिड कंडीशन है उससे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, उसका जो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर क्यों पड़ा हमारा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम पर क्यों पड़ा, रीजन क्या है, पहले तो ये देखेंगे। एटमॉस्फेयर में हमें पता है वातावरण में बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स की कंडीशंस में है, बहुत सारी गैसेस हैं जो हम पे प्रेशर डालता है, ठीक है। वो जो प्रेशर डालता है उसी प्रेशर को साइंटिफिकली एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंशन किया, जिन्होंने इसके बारे में बताया, इसके स्टडी किया उन्होंने। तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हमें एक प्रेशर या एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस या वाटर वेपर्स या इनके कारण हम पे एक प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, हाँ, जिसके कारण हमारा जो है शरीर जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, या बहुत सारे जैसे कि हम तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें एग्जिस्ट कर लेते हैं, लेकिन पानी को जो बाहर निकालेंगे तो पानी मर जाएगा, है ना। आज तो बच्चे में यही पढ़ते थे क्या, पानी जल की रानी है, हाथ बाहर निकालो मर जाएगी, यही बताते थे, ठीक है। लेकिन बाहर निकालो मर जाएगी, वो पानी की दोस्ती से नहीं मरी, वो किसी से कारण मरी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मरी है, ठीक है। क्यों, उनकी स्ट्रक्चर देखना मछली का, क्या उसके ऊपर में कवर लगे होते हैं, इस तरह से कवर लगे होते हैं, देखते रहना, इस तरह से उनके ऊपर में कवर लगे होते हैं ना। और हम लोग एग्जर्ट क्यों हो जाता है प्रेशर हम लोगों के ऊपर, इस तरह से उनके मछली के ऊपर में एक प्रेशर लगी होती है, ठीक है। इस तरह से आप गौर करना, उतना फिगर नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर में इस तरह से कवर लगे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई पोर नहीं है, छेदा नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी स्किन के ऊपर में देखेंगे बहुत सारे छेदे पड़े हुए हैं। क्यों, तो ये जो है अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में एक सिस्टम है, जिसे मैंने पढ़ोगे 10th क्लास में बायोलॉजी में, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है, ब्लड को जितना प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो फ्लो कर सके, ठीक है। अब वो अंदर से मुझे प्रेशर मिला और बाहर का प्रेशर मिला, उस प्रेशर को एग्जिट करने के लिए पोर, छेद होते हैं, लेकिन मछली में तो नहीं होता है ना, मछली में ये चीज नहीं होता है, इसीलिए, या ये तो कवर हो गया, बहुत सारे मछली में ये कवर नहीं होते हैं, लेकिन उसके ऊपर में स्किन जो होते हैं एकदम फ्लैट होते हैं, चिमटा होता है, कोई छेदा नहीं होता, तो इस तरह से उनको देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया और बताया कि जो पास्कल होती है वो 1.01 into 10 के पावर 5। अब पास्कल तो नहीं लिखेंगे हम लोग ऐसे, पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने पास्कल हुआ, पास्कल रिसर्च किया, तो इसको इंडिकेट करने के लिए P कैपिटल स्मॉल छोटा हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, P कैपिटल स्मॉल छोटा डाल देते हैं। अब क्या है, ये पास्कल भी लिखेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, इसी के बारे में हम लोग मेंशन करेंगे। अब क्या क्या है, ये सॉलिड टू लिक्विड के बारे में। अब देखिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारा, वो पॉइंट जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है चेंज होना। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद वो बॉयल होने लगता है, खोलने लगता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
वो प्रेशर होता है जो हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पे अप्लाई किया जाता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो उसका यूनिट ये होता है। ठीक है, आप समझिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे हम लोग देखेंगे कभी कि पानी के बारे में ही लेके चलते हैं। ठीक है, पानी के बारे में देखेंगे कि मान लिया जाए एक कंटेनर है हमारा, इस तरह से मेरा कोई कंटेनर है, मेरा ग्राफ थोड़ा बहुत गलत होता है, उस पर मत जाइएगा। ठीक है, ये हमारा कोई कंटेनर है जिसमें मैंने वाटर डाला हुआ है। ठीक है, सपोज दैट इसमें आइस के फॉर्म में भी है, कुछ हमारे आइस भी है इसमें। अब यहाँ पे आइस जो है कंटेनर, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, हीट करना नीचे से शुरू कर दिया। ठीक है, ये कंटेनर है हमारा, इस तरह से कंटेनर है हमारा, इसको हमने हीट करना शुरू किया, और हीट क्या किया, इस तरह से एक गैसियस स्टोव लगा होता है, इसके कारण क्या किया हमने, यहाँ पे लिक्विड है, हीट किया आइस को, ये क्या है, आइस। सपोज दैट इसकी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी टेम्परेचर 40 डिग्री या 30 डिग्री, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आइस में कन्वर्ट होगा, जीरो के बाद नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूं, मिक्स नहीं, नॉर्मल वाटर जीरो के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने यहाँ पे हीट करना शुरू किया इससे, ठीक है, इसे हीट करना शुरू किया, और इसमें कब ये मेल्ट होता है, कब ये बॉयल होता है, इसको स्टडी करने के लिए हमने ये केल्विन डाला यहाँ पे। ठीक है, जो थर्मामीटर है हमारा, एक मैंने थर्मामीटर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, थर्मामीटर हमने डाला यहाँ पे। अब क्यों डाला, क्योंकि हम इसके कंटेनर के हीट को मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट हम यहाँ पे एक इसके लिए एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझिए। अब सपोज दैट यहाँ पे मेरा टेम्परेचर, ऐसे थोड़ा क्लियर कर ले, देखिए ऐसे बनाया हमने, मान लिया जाए यहाँ पे टेम्परेचर -30 है, मैंने यहाँ पे लिया -30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद 5-5 का डिफरेंस ले रहे, या 4-4, 2-2 का, जो भी आपको लेना है, यहां से हमने ऐसे डिफरेंस लेना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर डाल दिया बढ़ना, और यहाँ पे मेरा, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लोग मेजर करने के लिए टाइम डाल देते हैं। टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, या सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लेंगे तो ज्यादा ऑब्जर्वेशंस क्लियर आएगी। ठीक है, ज्यादा ऑब्जर्वेशंस क्लियर आती है इसमें। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन क्लियर क्या आई, क्या देखा हमने। सपोज दैट मैंने इसको हीट करना यहाँ पे शुरू किया, गैस को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये जलना शुरू कर दिया। अब टेम्परेचर मान लिया जाए 1 सेकेंड में 1 डिग्री राइज कर रहा है, राइट, 1 सेकेंड में 1 डिग्री राइज कर रहा है, और ये 30 सेकेंड तक, हाँ सपोज दैट यहाँ तक आके 30 डिग्री हो गई हमारी, 0 डिग्री आ गई यहाँ पे, यहां तक तो टेम्परेचर मुझे राइज करते हुए दिखा दिया। ठीक है, लेकिन कुछ मान लीजिए यहाँ तक आने में इसको लगा 30 सेकेंड लग गया, इसको भी यहाँ पे हमने इसको भी ले लिया, मान लिया जाए यहाँ तक मेरा 30 सेकेंड आ गया, 30 सेकेंड आ गया। ठीक है, लुक हियर, तो यहाँ पे क्या है, 30 सेकेंड तक हमने देखा टेम्परेचर मेरा राइज कर रहा है, ये टेम्परेचर राइज कर रहा है, लेकिन 30 सेकेंड के बाद जब टेम्परेचर 0 डिग्री आ गई तो वो राइज करना बंद कर दिया, राइट, टेम्परेचर राइज करना बंद कर दिया। लेकिन हम तो यहाँ पे गैस कंटिन्यूअसली जला ही रहे हैं ना, गैस तो जला रहे हैं, और यहाँ पे थर्मामीटर ने टेम्परेचर राइज करना बंद कर दिया। सेकेंड अर्थ में हमने देखा कि हमारा टेम्परेचर गया कहां, हम जो यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वो टेम्परेचर गया कहां, क्योंकि मैंने ये बोला कि इसको टेम्परेचर को बंद तो नहीं करना है, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली जलते रहना है। ठीक है,
और मैंने एक चीज और बोला अभी, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री के बाद वो आइस जो है वो पूरी मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये भी बोला। अब यहाँ पे देखना है 30 सेकेंड तक बढ़ा, ये भी टेम्परेचर इधर पे टाइम बढ़ रहा है, 30 सेकेंड हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइम तो बढ़ते जा रहा है और स्टोव जो है मेरा गैस जो है उसको भी मैंने बंद नहीं किया। मान लिया जाए ये 5 सेकेंड और बढ़ा, मैंने 35 सेकेंड के बाद ये फिर बढ़ना शुरू हुआ, टेम्परेचर 1 2 3 ऐसे करके बढ़ना शुरू किया। अब क्या हुआ कि ये जो 5 सेकेंड जो मेरा टाइम गया, इसमें हीट गया, वो हीट गया कहां पे? हीट तो कहीं तो गया होगा ना, मैंने तो दे रहा हूं, हीट यहीं जा रहा है, ये भी देख रहे हैं, लेकिन 5 सेकेंड तक वो टेम्परेचर में थर्मामीटर में शो नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर कहीं तो इन्वेस्ट हुआ होगा। तो वो इन्वेस्ट होता है, वो इन्वेस्ट किसमें होता है? तो बोलता है कि जब आप वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो किसी कंडीशन को फुली उसके स्टेट में चेंज कर दे, तो 5 सेकेंड जो टेम्परेचर गया, ठीक है, वो क्या किया, सारे वाटर मॉलिक्यूल की कंडीशन को आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, सारे मॉलिक्यूल को वाटर को आइस से वाटर में कन्वर्ट किया, जिसके कारण इसकी जो एनर्जी थी एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें थर्मामीटर दिखा नहीं रहा था, और 5 सेकेंड तक एनर्जी हमने वेस्ट किया, इसमें इन्वॉल्व किया, तो इन्वॉल्व होने के बाद ये एनर्जी तो पानी में ही गया, ठीक है, तो पानी में जाने के बाद ये क्या हुआ, इसकी टेम्परेचर को होल्ड कर लिया, ये इसके अंदर में वो क्या थी, इसकी मिनिमम एनर्जी थी जो सारे पार्टिकल को लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ग्राफ मेरा यहां से गया और ये 5 मिनट तक शांत रहा, ठीक है, शांत रहने, फिर टेम्परेचर राइज किया और मैंने देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमको पता है ये बॉयल हो जाने चाहिए वाटर को, लेकिन वहां भी जाकर हमने देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बॉयल होने लगा, लेकिन सारे पानी बॉयल नहीं हुआ एक साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे 100 डिग्री पे हर एक पार्टिकल को 100 डिग्री मिलेगा, तब ना वो एस्केप करेगा या वो वेपोराइज होगी, कंडीशंस वहां पे नहीं मिला, उसके लिए भी कुछ टाइम लगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड कुछ लगा, और लगने के बाद वो क्या हुआ, अपना कंडीशन वहां वेपोराइज होते चला गया। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है, यहां से हमने टेम्परेचर राइज करना शुरू किया, ये राइज किया, ऐसे समझिए, ग्राफ को लीजिए, यहां से यहां तक राइज किया, यहां पे आके टेम्परेचर रुक गई, ये समझिए 30 सेकेंड पे आके टेम्परेचर हमारी रुक गई, और रुक जाने के बाद ये 5 सेकेंड तक अपनी कंडीशन को बनाकर रखा, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ नहीं बढ़ रही, क्योंकि टेम्परेचर उठ ही नहीं रहा है यहाँ पर ना, तो फिर क्या हो, 5 मिनट तक रही और फिर ये बढ़ना शुरू किया ऐसे, फिर यहाँ पे आके रुकी, और रुकने के बाद ये देखिए ना ऐसे ग्राफ ना रुक गई है, और यहां तक आने के बाद फिर ये क्या की, मान लीजिए 5 मिनट तक और रुक गई, फिर ये वेपोराइज हो गई। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, ये सीधी लाइन, फ्लैट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक टेम्परेचर को, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को चाहिए यहां से यहां तक, उसकी पूरी कंडीशन को, पूरी पार्टिकल या पूरी आइटम की पार्टिकल को चेंज करने में जो एनर्जी लगा वो हमें दिखाई नहीं दिया, हमने चुरा के ले लिया, टेम्परेचर चुरा लिया, मैंने हिडन कर लिया, हाइड कर लिया, इसीलिए इसी को वर्ड बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का वर्ड होता है, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे जो 5 सेकेंड तक हीट गया उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट हो गया ये यही चीज को बताने के लिए हमें, और इसीलिए आपको इससे क्वेश्चन आती है लेटेंट हीट से कि व्हाट इज लेटेंट हीट पूछेगा, ठीक है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन पूछेगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक और आता है इसमें कभी कभी कि यदि हम नॉर्मली गर्म पानी से जलते हैं, ठीक है, तो उतना पेनफुल नहीं होता है जितना कि वेपर से जलने पर। वेपर में क्यों जलने में हुआ, अब यहाँ पे देखिए, यदि हम नॉर्मल पानी से जलेंगे तो एक्चुअली जो उसका टेम्परेचर उतना ही से हम जले, ठीक है, लेकिन वेपर में क्या हुआ, यहाँ पे हर एक पार्टिकल को अपनी कंडीशन को कंप्लीटली चेंज करने में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को इन्वॉल्व करना पड़ा,
ठीक है, उसमें एक लेटेंट हीट इंक्लूड हो जाता है, मतलब वो हीट जो हम देख नहीं पाते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो हीट इसमें इंक्लूड हो गया। यदि आपने वेपर से जला तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो हीट और भी ज्यादा होता है उसके, ठीक है। तो एक्चुअल हीट जो हम जलते हैं उससे ज्यादा हमें दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है और बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली ये 3rd यूनिट हो रहा है, ये 3 है जो बहुत बड़ा हो गया, नेक्स्ट डे में और फिर